So, today's topic is descriptive epidemiology. Basically, epidemiological studies are divided into two types, observational and experimental. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हम कोई भी चेंज या उस जो भी चल रहा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हम कोई भी इंटरवीन नहीं करते उसमें, ठीक है, उसके आउटकम को अफेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी टू टाइप्स में होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद ऑब्जर्वेशंस ओनली। किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी विद रेफरेंस टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। और क्या करते हैं? एंड आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस बनाएंगे। फिर एनालिटिकल स्टडीज़ में हम उन हाइपोथेसिस को हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम कुछ इंटरवेंशन करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हो गई। जो हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में भी जो हमारा यूनिट ऑफ स्टडी होती है पॉपुलेशन होती है। तो एनालिटिकल स्टडीज़ बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहर्ट। इकोलॉजिकल में क्या होता है? यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन होती है, और बाकी केस कंट्रोल, कोहर्ट, क्रॉस सेक्शनल में हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं यूनिट ऑफ स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम इसमें 3 तरह की हो गई है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल, ठीक है। होती तो बहुत टाइप की है, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है ना। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसको क्लिनिकल ट्रायल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेशेंट्स होते हैं यूनिट ऑफ स्टडी, ठीक है, हम पेशेंट पे करते हैं। फील्ड ट्रायल में हमारे हेल्दी पीपल्स होते हैं, जैसे कि हम वैक्सीन्स वगैरह के लिए ट्रायल करते हैं। कम्युनिटी ट्रायल में हम कम्युनिटी को यूनिट ऑफ स्टडी लेके चलते हैं, कम्युनिटी इंटरवेंशनल स्टडीज़ होती हैं वो। अब हम आते हैं अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में बेसिकली ये एक फ़र्स्ट फेज़ होता है किसी भी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का, है ना। हमने एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, उसमें आप और डिटेल में देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट फेज़ होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इट इज़ कंसर्न विद बेसिकली ऑब्जर्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ और हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और उसके हम आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कि क्या क्या डिज़ीज़ किन चीज़ों से एसोसिएटेड है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। इसमें बेसिकली 5 W's को हम लेके चलते हैं। 5 W's क्या है? वाई, वॉट, हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ एंड वाई। वॉट क्या मतलब हो गया? किस चीज़ के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा हेल्थ इशू है, तो हम बेसिकली उसे डिफ़ाइन भी करना पड़ता है। हु, कौन है जिनके लिए हम ये कर रहे हैं। वेयर, वो प्लेस कहाँ के लिए हम कर रहे हैं। व्हेन, किस टाइम के लिए कर रहे हैं। वाई एंड हाउ, क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। तो उसमें कॉज देखते हैं, रिस्क फैक्टर देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस देखते हैं। देन प्रोसीजर, ये स्टेप्स क्या क्या हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर डिज़ीज़ या कंडीशन, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। देन हम डिस्क्राइब करेंगे डिज़ीज़ को टाइम, प्लेस एंड पर्सन की टर्म्स में। उसके बाद मेज़रमेंट्स देखेंगे क्या क्या हमारे निकल के आए। फिर कंपेयर करेंगे अगर कोई स्टैंडर्ड है या नोन इंडिसेस हैं। देन हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। क्यों हुई डिज़ीज़, क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं एनालिटिकल स्टडीज़ में। नाउ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। डिफाइनिंग द, इट मीन्स कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पॉपुलेशन को, जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। हम या तो इंटायर पॉपुलेशन को लें या उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल लें, ये हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सैम्पल भी ले रहे हैं तो हम, जैसे सैम्पल में क्या हो सकता है, ठीक है, हम किसी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा यूनिट है, ठीक है, तो हम अंडर 5 बच्चे ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर ले सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स ले सकते हैं। तो इस तरह हम पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इसमें हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हम इसमें एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर कर सकते हैं।
ठीक है, या तो पूरी पॉपुलेशन लेंगे या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे। उसके बाद हमें ये उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किसको इंक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, ये क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे। और हमें मतलब ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी बेस्ड है तो छोटा सैंपल, हमें लार्ज इनफ लेना पड़ता है और स्टेबल सैंपल लेना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड स्टडी है, जो स्टेबल पॉपुलेशन है वही हम लेंगे, माइग्रेटरी पॉपुलेशन को नहीं लेंगे। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ ए क्रूशल स्टेप। इसमें क्यों हम कर रहे हैं इसको, ये हमें डिनोमिनेटर प्रोवाइड करता है, क्योंकि फर्दर हमने अगर रेट्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें एक प्रॉपर डिनोमिनेटर मिलता है। देन डिफाइनिंग द डिजीज़। डिफाइन हम कैसे करते हैं, डेफिनेशन प्रिसाइज और वैलिड होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम पूरी स्टडी के ड्यूरेशन में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट को क्या चाहिए, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन चाहिए, जिसमें वो क्या करेगा, इन विच द डिजीज और कंडीशन कैन बी आइडेंटिफाई एंड मेजर्ड इन द डिफाइंड पॉपुलेशन विद द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी, तो हमें कुछ क्राइटेरिया उसके डिफाइन करने पड़ेंगे, एंड इट इज़ clearly indicates the criteria by which the disease can be measured. इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। अच्छा जी, अब उसके बाद डिस्क्राइब करना है हमें डिजीज़ को। डिस्क्राइब किन टर्म्स में करना है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन की टर्म्स में। ठीक है, टाइम हमारा ईयर, सीजन, मंथ, वीक, डे, आवर, ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। प्लेस इसी तरह क्लाइमेटिक जोन हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रीजन जैसे नॉर्थ जोन हो गया, अर्बन या रूरल हो सकता है, कोई भी लोकल कम्युनिटी हो सकती है, टाउन, सिटी, इंस्टीट्यूशन, ये हम डिफाइन करेंगे हम किस प्लेस पे कर रहे हैं। पर्सन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आएंगी, उसकी एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, फैमिली साइज, हाइट, वेट, कुछ मेजरमेंट्स भी हम ले सकते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे हम इसको करते हैं ना। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली ये 3 ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स नहीं कह सकते, फ्लक्चुएशन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन एंड लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बेसिकली हम एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन मेरा लेक्चर है, उसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एन एपिडेमिक इज़ बेस्ट नोन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक है, एपिडेमिक क्या होता है, जब नंबर ऑफ केसेस हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक एंड स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक। कॉमन सोर्स भी डिफरेंट टाइप में हो जाता है, सिंगल पॉइंट एक्सपोजर, एक ही बार में हुआ है, कंटिन्यूस मल्टीपल एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, सोर्स कॉमन है, सिंगल एक्सपोजर या कंटिन्यूस मल्टीपल एक्सपोजर हो सकता है। प्रोपेगेटेड में पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे होती हैं, एनिमल रिजर्वायर हो सकता है और सपोर्ट वेक्टर हो सकता है, और स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक्स। इस तरह से शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है। पीरियडिक फ्लक्चुएशंस में हमारे पास 3 तरह की होती हैं, इसको ट्रेंड्स बोलते हैं, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड एंड सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, सीजनल ट्रेंड बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेज में, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सीजन में डिजीजेज आती हैं, जैसे मीजल्स है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये कब आता है, विंटर्स में ज़्यादा आता है ना। डेंगू कब आता है, जब रेनी सीजन के बाद आता है, बेसिकली जब ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब आता है। साइक्लिक ट्रेंड में हम क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, जैसे ये कुछ साल के बाद भी आ सकता है, कुछ मंथ के बाद भी आ सकता है, कुछ डेज़ के बाद भी आ सकता है, लेकिन साइक्लिक ट्रेंड में आएगा। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो है, हम जानते हैं ए और बी वायरस होते हैं, उसमें एंटीजेनिक शिफ्ट, ड्रिफ्ट, ये सब चीज़ होती है, तो शिफ्ट की वजह से 7 to 10 ईयर्स में मान लेते हैं कि एंटीजेनिक वेरिएशन होता है, तो ये साइक्लिक ट्रेंड होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, वीकेंड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये साइक्लिक ट्रेंड हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है सेक्युलर ट्रेंड में बेसिकली इट रेफर टू द ग्रेजुअल चेंज ऑफ इन डिजीज अकरेंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ कैलेंडर टाइम, जनरली सेवरल ईयर्स और डिकेड्स। तो सेक्युलर ट्रेंड में बेसिकली कंसिस्टेंट टेंडेंसी देखते हैं हम। ठीक है, कि वो बढ़ रही है डिजीज़ या घट रही है। ठीक है, उसकी इंसिडेंस बढ़ रही है, प्रेवलेंस बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, डायबिटीज़, ये कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड्स दिखाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ये थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं हम टाइम ट्रेंड का, तो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है,
क्या ऑब्जर्व करता है कि कौन सी डिजीज़ इंक्रीज़ कर रही है, कौन सी डिक्रीज़ कर रही है, कौन सी डिजीज़ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनने वाली है, ठीक है, कौन सी री इमर्ज हो गई है, दोबारा से आ गई है डिजीज़। तो ये सारी हमें सर्विलेंस और मॉनिटरिंग से पता चलता है। नाउ कम्स टू द प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन हम पैटर्न देखते हैं डिजीज़ का डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल वेरिएशन देख सकते हैं, नेशनल देख सकते हैं, रूरल अर्बन देख सकते हैं और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे कि स्टमक कैंसर फॉर एग्जांपल जापान में ज़्यादा होता है, यूएसए में कम होता है, ये डाइट पे डिपेंड करता है ना इंटरनेशनल वेरिएशन। नेशनल वेरिएशन में हम देखते हैं कि नेशन में, विद इन नेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे गोइटर बेल्ट है, ठीक है, कहीं पे एंड में गोइटर है। फ्लोरोसिस कहाँ पर है, जहाँ पानी में फ्लोरीन ज़्यादा है वहाँ फ्लोरोसिस है ना। मलेरिया के केसेस कहाँ है, जहाँ बहुत ह्यूमिड कंडीशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी केसेस होते थे, रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जहाँ सॉइल में ही डेफिशिएंसी है किसी न्यूट्रिशन की, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। रूरल अर्बन वेरिएशन में हम देखते हैं जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीवीएस, ये सारी अर्बन डिजीजेज हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिजीजेज, ठीक है, वो सारे रूरल एरियाज़ में है। स्नेक बाइट रूरल एरियाज़ में है, तो ये हम चीज़ें देखते हैं। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं, इसमें हम लोकली मैप बना के देखते हैं, ठीक है, जैसे स्पॉट मैप बना लिया या शेडेड मैप्स बना लिए, तो उसमें हम देखते हैं क्लस्टरिंग ऑफ केसेस तो नहीं हो रही है कहीं पे ज़्यादा। हम माइग्रेटरी पॉपुलेशन को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन से हम बेसिकली क्या देखना चाहते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है ये दिखाने के लिए कि जो डिज़ीज़ है वो जेनेटिकली उस पर इफ़ेक्ट है या एनवायरनमेंट फैक्टर्स उस पर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम माइग्रेंट स्टडीज़ दो तरह से करते हैं, कंपेयर करते हैं डिजीज़ और डेथ रेट्स को माइग्रेंट्स में। दो तरह से करते हैं, या तो माइग्रेंट जैसे दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है, तो उनके जो फैमिली वाले जो रिलेटिव्स नेटिव कंट्री में हैं, तो उन दोनों के हम डेथ रेट और डिजीज़ रेट को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए दोनों के डेथ और डिजीज़ रेट सेम है, तो इसका मतलब जो डिजीज़ है वो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, एनवायरनमेंट का उसको इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट है सेम डिजीज़, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट फैक्टर उस पर इफेक्ट डाल रहा है। इसी तरह हम कंपेयर करते हैं माइग्रेंट को लोकल पॉपुलेशन के साथ, तो सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है वो दोनों। तो अगर कोई डिजीज़ उनमें सेम है, ठीक है, डिजीज़ और डेथ रेट सेम है, दैट मीन्स कि एनवायरनमेंट फैक्टर इफेक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अगर अलग है तो जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं तो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में हम बेसिकली पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जैसे कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या आएगा, एज, सेक्स, रेस आ जाएगा। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमारा इम्यून स्टेटस आ जाएगा। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक में मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। एक्टिविटी पे अगर हम जाएँ तो ऑक्यूपेशन, ठीक है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैबिट्स आ जाएंगी। और कंडीशंस जिसमें वो रह रहा है, दैट इज़ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मेडिकल केयर की फैसिलिटी कितनी है, असेसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंट पार्ट में कहते हैं, जैसे एज, सेक्स, सोशल क्लास, एथनिसिटी, बिहेवियर, मैरिटल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो एज में जैसे हम बच्चों में मीजल्स ज़्यादा होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, सीवीएस की अलग एज है ना। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से हम देखते हैं। सेक्स वाइज कुछ डिजीज़ फीमेल में ज़्यादा होती हैं, कुछ मेल में ज़्यादा होती हैं। सोशल क्लासेस, जो अपर सोशल क्लास है वो न्यूट्रिशनली ज़्यादा उसको हेल्दी होता है, तो उसमें उस तरह की डिजीज़ कम होती हैं, ठीक है। और जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, मैल न्यूट्रिशन होता है, तो उनमें डिजीज़ अलग तरह से होती हैं। एथनिसिटी में थोड़ा सा जेनेटिक भी कह सकते हैं इसको, जैसे सिकल सेल एनीमिया है ना। बिहेवियरल लाइफस्टाइल्स बेस हो जाती है, स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफ है, ओवर ईटिंग है, ड्रग अब्यूज़ है, तो इनसे डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। मैरिटल स्टेटस देखा है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो मैरिड पीपल में कम होता है, अनमैरिड में ज़्यादा होता है ना। ऑक्यूपेशनल में हम देखें कुछ वर्कर्स जैसे कोल माइन में हैं तो उन्हें सिलिकोसिस हो सकती है ना, कंस्ट्रक्शन में है तो इस तरह से डिफरेंट हम पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं। तो जिसमें कि एज जो है आपका वो मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर है, ठीक है। तो ये किस तरह से अफेक्ट करती है, किसी एज में आपकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर की कहाँ है, लेटेंसी और इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज़ का कितना है, तो उसी हिसाब से एज में वो रिप्रेजेंट करेगी, या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है ना। तो सर्टेन डिजीज़ जो है मोर फ्रिक्वेंट होती है सर्टेन एज ग्रुप्स में, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती हैं जिनको बोलते हैं बाई मोडेलिटी फिनोमिनन। इसमें क्या होता है, वो डिफरेंट एज ग्रुप में मिलती हैं।
जैसे हॉजकिंस डिजीज़ की बाई मॉडल है, ठीक है, ये 15 to 35 में भी मिलती है इसकी पीक इंसिडेंस, और सेकेंड इंसिडेंस मिलती है 70 to 90 ईयर्स में, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट हमें एज ग्रुप में ये मिलती हैं। तो इसको भी हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। अब हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं डिजीज़ की, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है, क्योंकि हम तभी तो पिक्चर क्लियर होगी कि डिजीज़ लोड कितना है, किस एज ग्रुप में है, किस प्लेस में है ना। तो इसमें हम किस टर्म में करते हैं मेज़रमेंट, हम पहले लेक्चर बना चुके हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी, इन टर्म्स में हम करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सब ग्रुप की पॉपुलेशन में हम लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। फिर इंसिडेंस निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से, अगर प्रिवलेंस निकालनी है तो हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी होती है। फिर उसमें हम अपनी मेज़रमेंट देखते हैं, ठीक है, कहाँ कितनी मॉर्बिडिटी है, कितनी मॉर्टेलिटी है, क्या डेली है, डिसेबिलिटी क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अब जब हमारे इंडिकेटर्स निकल के आ जाते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें जैसे डिफरेंट पॉपुलेशन में, डिफरेंट सब ग्रुप्स में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, तो उसमें हम कंपेयर करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं उसकी बेसिस पे क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को जहाँ इंक्रीज रिस्क है जिन डिजीज़ के लिए, ठीक है। हमने हाइपोथेसिस बनाई, उसके हम रिस्क फैक्टर्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं। फिर हम फॉर्मुलेट करते हैं इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, जो हमारे इंडिकेटर्स निकल के आए हैं, जो हमने कंपेयर किया उसके बेसिस पे। तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल हाइपोथेसिस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या स्पेसिफाई करते हैं हम उसमें, पॉपुलेशन को, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन टू हुम द हाइपोथेसिस इज अप्लाइज, द स्पेसिफिक कॉज बीइंग कंसिडर्ड, है ना, द एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है डिजीज़ का, ठीक है, डिजीज़ बहुत फैटल है तो डेथ आउटकम है ज़्यादा या डिसेबिलिटी है ना, द डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, द अमाउंट ऑफ कॉज नीड टू लोड अ स्टेटेड इंसिडेंस ऑफ इफेक्ट, ठीक है, तो कितना इफेक्ट आएगा, ठीक है, द टाइम रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की टाइम पीरियड दैट विट एलैप्स बिटवीन द एक्सपोजर एंड कॉज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी हाइपोथेसिस में इंक्लूड करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देख के हमें क्या समझ आता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का, टू इवेल्युएट ट्रेंड in health and disease, to compare the result among the countries and within the countries, to identify problem to be studied by analytical method, ठीक है। हमने हाइपोथेसिस बना ली, उसके बाद हम उसको एनालिटिकल स्टडीज़ करेंगे उसको देखने के लिए, ठीक है। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस रिलेटेड टू दोज प्रॉब्लम्स, रिस्क फैक्टर डिटर्मिनेशन करते हैं, टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन फर्दर, ठीक है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे एलोकेट करें।